दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर। यानी देखो, जो पहला चैप्टर हुआ करता था शीत युद्ध का दौर, वो आपके सिलेबस से कट हो चुका है, लेकिन उसे समझे बिना हम इस चैप्टर को या आगे की पॉल साइंस की पूरी बुक को समझ नहीं सकते थे। इसीलिए आपके ओनली ऑन सुनने के लिए, यानी वो आपको याद नहीं करना, उसे ओनली समझना है अपनी थिंकिंग के लिए, ताकि आप अगले चैप्टर्स को क्लियरली समझ सको। इसलिए मैंने उसकी चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना इसे देखने से पहले। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा शीत युद्ध क्या था, दो महाशक्तियां क्या थी, है ना। जब तक आपको दो महाशक्तियां ही नहीं पता होगा तब तक आप दो ध्रुवीयता का अंत कैसे समझोगे? यानी आप कैसे समझोगे कि सोवियत संघ का अंत हुआ? अरे यार, जब आपको यही नहीं पता होगा कि सोवियत संघ पैदा कैसे हुआ, सोवियत संघ चीज क्या था, तो उसका अंत समझ पाना तो तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन साबित होगा। इसलिए आप हमारे चैनल पे जाइए और पहले इसकी जो पहले चैप्टर की वीडियो है वो जरूर देखें, ताकि आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाए। और हाँ, सुनो इस चैप्टर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। सोवियत संघ में आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा बताऊंगा मैं आपको, इसमें रिपीट कर दूंगा पूरा। आपको इस चैप्टर के लिए 3 पार्ट अपलोड होने वाले हैं। आज पहले पार्ट में मैं आपको सोवियत प्रणाली तक समझाऊंगा। इसमें पहला टॉपिक होने वाला है बर्लिन की दीवार, दूसरा टॉपिक होने वाला है सोवियत प्रणाली क्या थी, तीसरा टॉपिक होने वाला है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं क्या है, और चौथा टॉपिक होने वाला है सोवियत प्रणाली की कमियां क्या है। तो एक एक करके हर एक क्वेश्चन को आप क्लियरली समझा। फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपका कंप्लीट चैप्टर करवा दूंगा एनसीईआरटी के हिसाब से। और जो इसका थर्ड पार्ट आएगा, थर्ड पार्ट में मैं ऐड ऑन टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, यानी जो टॉपिक्स ऐड हुए ना वो टॉपिक्स मैं आपको थर्ड पार्ट में क्लियर करूंगा। तो आप इसके तीनों पार्ट्स देखना। मैं गारंटी देता हूं कि आपके नेक्स्ट ईयर आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में, यानी जो सीबीएसई 2024 के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें टॉप करना पक्का है। और 100 में से 100 नंबर की गारंटी देता हूँ अगर आप पूरा सिलेबस देख लो तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत। तो समझो बड़े प्यार से, दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब क्या है, दो ध्रुव का मतलब क्या है। पहले दो ध्रुव समझते हैं हम। ध्रुव, ध्रुव का मतलब है इधर एक्सिस। क्या है? एक्सिस। इंग्लिश में इसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। यानी जो दो ध्रुव बने हुए थे, दो एक्सिस बने हुए थे, दो धुरियां बनी हुई थी जिस पर पूरा वर्ल्ड टिका हुआ था। एक तो धुरी वो होती है जिस पे पृथ्वी टिकी है, लेकिन ये दो ध्रुव ऐसे थे जिन पर उस टाइम पे पूरे विश्व की राजनीति टिकी हुई थी, पूरे विश्व की पॉलिटिक्स टिकी हुई थी। और वो ध्रुव कौन से थे? यूएसए और यूएसएसआर। इन्हीं ध्रुवों में से एक ध्रुव यानी यूएसएसआर 1991 में यानी 1991 में जाके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब वो खत्म होने की कहानी ही इस चैप्टर में हमें पढ़नी है। तो इसका जो पहला टॉपिक आने वाला है वो आपका आएगा बर्लिन की दीवार। क्या आएगा? बर्लिन की दीवार। तो सबसे पहले हम बर्लिन की दीवार को समझते हैं। बर्लिन की दीवार क्या थी? तो बर्लिन की दीवार ने बर्लिन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने? 2 भागों में। वो कौन से थे? पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। क्या थे? पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। जब हम पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन को समझते हैं तो देखो, मैंने पहले ही पहली वाली वीडियो में समझाया, जहाँ पे पूर्वी शब्द यूज हो जाए यानी वो सोवियत संघ का खेमा हो गया, और जहाँ पे पश्चिमी शब्द यूज हो जाए वो हो गया अमेरिका का खेमा। तो पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में मेन बात क्या आ गई कि पूर्वी वाले साइड ले रहे हैं किसकी? समाजवाद, या हम कहें पूरे तरीके से सोवियत संघ। और पश्चिमी वाले किसकी? अमेरिका की। यानी एक ही देश में दोनों विचारधाराओं के लोग सामने आ गए उस दीवार की वजह से। यानी एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो बर्लिन की दीवार थी वो किसके और किसके बीच विभाजन का प्रतीक थी? तो पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का प्रतीक थी। क्लियर? किसके बीच में? पूंजीवाद और समाजवाद। एक नंबर का क्वेश्चन ये। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार को कब बनाया गया था? तो 1961। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि उसकी लंबाई कितनी थी? तो 150 किलोमीटर। और एक नंबर का क्वेश्चन आता है उसे कब गिराया गया? तो 1989।
यानी जब बनाया गया उसके एग्जैक्ट 28 वर्षों बाद उसे गिरा दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको बर्लिन की दीवार का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सोवियत प्रणाली। तो सबसे पहले सोवियत प्रणाली समझना जरूरी है कि सोवियत प्रणाली क्या थी। तो देखो सोवियत प्रणाली, मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ कहाँ से आया। तो सबसे पहले तो 1917 तक की बात करूँ, 1917 तक की, यहाँ पे शासक जार शासक का राज था। किसका? शासक जार। जब शासक जार के राज से आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने से पहले क्या हुआ होगा? कोई ना कोई क्रांति हुई होगी, कोई ना कोई लड़ाई हुई होगी। इतना शरीफ तो नहीं था शासक जार की जाओ बेटा आज़ाद किया, इतनी आसानी से आज़ादियाँ नहीं मिलती। तो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई जो पूरे तरीके से क्रांति पूंजीवाद के खिलाफ थी और समाजवाद के फेवर में थी, है ना। किसके फेवर में थी? समाजवाद के। और किसके खिलाफ थी? पूंजीवाद के। तो ये क्रांति धीरे धीरे चली। इसके दौरान दो क्रांतियां हुई। एक हुई फरवरी क्रांति जिसे शासक जार ने बिल्कुल दबा दिया, और इसी के बाद दूसरी हुई अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति बहुत ही तैयारी के साथ हुई थी जिसे शासक जार नहीं दबा पाया, और शासक जार को जड़ से वहां की जनता ने उखाड़ फेंका। और एक ऐसी प्रणाली 1922 में सोवियत संघ की रचना कर दी और एक ऐसी प्रणाली बनाई जो पूर्ण रूप से समाजवाद पर आधारित थी। यानी उसमें सभी संसाधनों पर किसका हक होगा? सरकार का। यानी किसी भी संसाधन पे किसी का कोई निजी स्वामित्व नहीं होगा। इसी को सोवियत प्रणाली के नाम से जाना गया। अब मैं आपको सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन दो तरीके से घूमता है। एक होता है सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बताओ, बड़ा आसान है, एकदम सिंपल आ गया, प्रणाली की विशेषताएं बताओ। लेकिन अब कई बार क्या होता है, जो बोर्ड वाले होते हैं ना, इसी को सीबीएसई वाले घुमा देते हैं। और किस तरीके से घुमाते हैं वो बताते, क्वेश्चन दे देते हैं कि 1917 के बाद सोवियत संघ धीरे धीरे कैसे एक महाशक्ति बनकर उभरा, स्पष्ट कीजिए। तो देखो कोई भी देश, कोई भी, मान लो आप हो, आप एक बहुत पावरफुल बन गए, आप देश के प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो किस कारण बने होंगे? अपनी काबिलियत के कारण। तो सोवियत संघ भी महाशक्ति बना किस कारण? अपनी काबिलियत के कारण, अपने गुणों के कारण। दैट्स मीन क्वेश्चन वही है कि हाँ भाई हमें सोवियत प्रणाली की विशेषताएं बतानी है, लेकिन क्वेश्चन क्या कर दिया? थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, बस इसी चीज में बच्चे फंस जाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, मतलब क्वेश्चन चेंज होता है हल्का सा। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहली विशेषता क्या होगी? उन्नत घरेलू उद्योग। यानी जो उसके घरेलू उद्योग थे ना वो काफी उन्नत थे। छोटी से छोटी यानी सुई से लेके कार तक वो खुद ही तैयार करते थे। और प्राकृतिक संसाधन अवेलेबल थे, है ना। खनिज संसाधन कह लो, प्राकृतिक खनिज संसाधन, है ना, अवेलेबल थे वहां पर। एक अच्छी संचार प्रणाली थी, एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम था, है ना, गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। और संचार प्रणाली या कम्युनिकेशन सिस्टम एक ही हो गया। अगला हो गया परिवहन व्यवस्था अच्छी होना। उधर की परिवहन व्यवस्था अच्छी थी ना, इतनी अच्छी थी कि वो छोटे छोटे एरिया को भी बड़े बड़े शहरों तक जोड़ती थी। यानी गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? और क्या उसकी विशेषताएं हो सकती हैं? और विशेषताएं उसकी थी कि बेरोजगारी ना होना, बेरोजगारी ना होना। तो आपको यहाँ से 5 पॉइंट्स मिल गए, आप इससे आंसर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसकी सोवियत प्रणाली की कमियों पे आ जाते हैं हम। सोवियत प्रणाली की कमियां। देखो दोस्तों जो कुछ भी होता है किसी एक चीज की ओनली विशेषताएं तो नहीं होती, कुछ ना कुछ उसकी कमियां भी रहती हैं। अब मैं अपने आप को कह दूं कि हाँ भाई मैं सर्वगुण संपन्न हूं, तो दैट्स नॉट अ पॉसिबल। मेरे में भी कुछ ना कुछ कमियां जरूर रहेंगी, है ना।
तो ऐसे ही सोवियत प्रणाली में कुछ कमियां भी होंगी, और वो कमियां क्या थी वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोवियत प्रणाली की कमियों की। तो एक पार्टी का दबदबा 70 सालों तक, कितने 70 सालों तक एक ही पार्टी का दबदबा वहां पर बना रहा। वो कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। दूसरा, लोकतंत्र का अभाव, यानी उधर डेमोक्रेसी का अभाव बहुत ज्यादा था, यानी डेमोक्रेसी ना के बराबर थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होना, यानी लोगों को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी। अगर उन्हें अपनी कोई बात सरकार तक पहुंचानी होती थी तो वो चुटकुलों या कार्टून्स के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते थे, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, यानी वो डायरेक्ट सरकार का विरोध कभी नहीं कर सकते थे। कौन? वहाँ की जनता। क्लियर? अब और नेक्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, क्या लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं हम उधर लोकतंत्र का अभाव हो गया, एक पार्टी का दबदबा हो गया, अभिव्यक्ति की आज़ादी ना होना, है ना। और भी कई कमियां थी वहां की, जैसे कि निजी स्वामित्व का ना होना, प्राइवेट वहां पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी कहते हैं ना, बिल्कुल भी प्राइवेट चीजें थी ही नहीं। अब देखो नॉर्मल सी बात है, कोई प्राइवेट चीज नहीं होगी। अब मान लो मेरा घर है ना, अब मेरे घर में मेरे को सरकार ने दिया हुआ है, मुझे ये उम्मीद है कि सरकार कभी भी छीन सकती है मुझसे वो घर, क्योंकि है तो सरकार का हक उस पर। सरकार मेरे बदले किसी और को दे दे और मुझे कहीं और भेज दे, तो क्या मैं उस घर पर दूसरी मंजिल तैयार करूंगा? नहीं। तो यही रीजन रहा कि निजी स्वामित्व का ना होना एक बहुत बड़ी कमी है सोवियत प्रणाली की। और यहाँ तक कि उधर के लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी, बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, है ना। और एक ही पार्टी का दबदबा बना हुआ था। क्लियर ये सब टॉपिक्स? अगर आपको ये सब टॉपिक्स क्लियर हुए हो और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट में जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, और उससे अगला जो पार्ट आएगा उसमें एडिशन टॉपिक्स को मैं कराने वाला हूँ। तो